हमने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन करा था कि देयर आर टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द, हाँ जी बोलिए क्या? There are two angles of projection for the same horizontal range. तो इस चीज को मैथमेटिकली तो हमने प्रूव करके देख लिया था लास्ट क्लास में। अब इसका ना बस एक ग्राफ आपको बनाकर दिखाता हूँ कि ये जो ग्राफ दे रखा है ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए यहाँ पर है हाइट, वाई एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं हाइट, और जो एक्स एक्सिस है एक्स एक्सिस पर हम दिखा रहे हैं रेंज। रेंज मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहाँ पर है और वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पर। तो अब देखिएगा उन्होंने कहा कि अगर एक एंगल एक ऑब्जेक्ट है कोई भी उसको ऐसे फेंका गया छोटे से एंगल पर यानी कि 15 डिग्री पर, तो वो यहाँ जाकर गिरेगा। मतलब ये वाला एंगल जो है थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री कैसे बनेगा? अगर मैं इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ और वहाँ पर यहाँ पर अगर मैं एंगल निकालूँ तो दैट इज 15 डिग्री। और इसी जगह हमने क्या करा कि 90 माइनस 15 अगर मैं करूँगा तो कितना बच जाएगा? 75 डिग्री। 90 माइनस 15 तो भाई 75 डिग्री पर भी आप ये देखिएगा 75 डिग्री पर भी अगर कोई बॉल है तो वो जाएगी तो ऊंची, 75 डिग्री पर जाएगी तो बॉल ऊंची, लेकिन गिरेगी उतनी डिस्टेंस पर, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। तो क्रिकेट के गेम में भी यही होता है कि अगर बहुत ऊंचा शॉट किसी खिलाड़ी ने अगर मार दिया तो ज़रूरी नहीं है कि वो बाउंड्री के पार चली जाए, ठीक है, वो नज़दीक भी गिर जाएगी बल्कि कैच भी आ जाती है, ठीक है। तो इस वजह से हमने ये कहा कि यहाँ पर हमारा एंगल है 75 डिग्री। मतलब ये एंगल देखिए काफ़ी बड़ा है, ये वाला एंगल जो ये हॉरिजॉन्टल के साथ बना रहा है ये काफ़ी बड़ा है। तो दोनों पर हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज सेम रहेगी। इसी तरीके से एक वैल्यू ले ली थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो 30 कितना हो गया? 15 से डबल। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए उसको थोड़ा सा इस वाली जो दो लाइंस जो बनाएंगे इससे डिफरेंशिएट करने के लिए इसको डॉटेड लाइन बना दिया ऐसे, ठीक है। तो जो 30 डिग्री है यहाँ पर लिख दिया थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो जरा देखो 90 माइनस 30 क्या होगा? 60 डिग्री। तो भाई 60 डिग्री पर अगेन फिर वही चीज़ है कि बॉल जाएगी तो ऊंची, लेकिन रेंज सेम होगी उसकी, मतलब यही इसी पॉइंट पर आकर गिरेगी। तो ये हो गया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक। और इसी तरीके से ये है कि अगर 45 डिग्री होगा एंगल तो 45 कहाँ होगा? 15, ये 15 डिग्री था, ये 30 डिग्री था, ये 60 डिग्री। तो 30 और 60 के बीच में यहाँ बना दिया कि अगर एंगल होगा 45 डिग्री तो जो आपकी रेंज है जो आप एक्स एक्सिस पर दिखाते हो दैट विल बी मैक्सिमम। और एम यहाँ पर आप लिखें थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ग्राफ समझ में आ गया जो ग्राफ बना रखा, ठीक है। तो ये तो ग्राफ हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है, समझ गए? शुभ, कौस्तव, उदय, वत्सल, समझ गए? ठीक है। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 48 पर आ जाइए। पेज नंबर 48 पर इन्होंने वही आगे इसी चीज़ को बस एक्सप्लेन करा है। सो व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 90 डिग्री माइनस थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द वर्टिकल इज थीटा। तो अगर 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है तो थीटा एंगल बन जाएगा वर्टिकल के साथ में। दिस शोज दैट हॉरिजॉन्टल रेंज इज सेम वेदर थीटा इज द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन विद द हॉरिजॉन्टल और विद द वर्टिकल। अगर थीटा को आप वर्टिकल के साथ बना लो या हॉरिजॉन्टल के साथ बना लो, जो हमारा रेंज है वो रेंज सेम आने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट स्मॉल टी एंड एट द एंड पॉइंट ऑफ द फ्लाइट। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एन इंस्टेंट स्मॉल टी। तो देखिएगा सपोज द प्रोजेक्टाइल हैज़ वेलोसिटी v एट द इंस्टेंट t व्हेन इट इज एट पॉइंट p x y। द वेलोसिटी हैज़ टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। वेलोसिटी के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हो गए, कौन कौन से? एक तो हॉरिजॉन्टल है जिसको हम u cos थीटा बोल देते हैं, ठीक है, और एक वर्टिकल है जिसको हम u sin थीटा बोल देते हैं।
तो इसमें द वेलोसिटी v हैज टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है vx। इसका सॉल्यूशन मैंने नोट्स में दे रखा है तो वहीं पर समझ लीजिए। vx इज इक्वल टू u cos थीटा और vy इज इक्वल टू u sin थीटा। अच्छा, vy इज इक्वल टू u sin थीटा के साथ साथ माइनस gt भी है। ये बता देंगे क्यों है माइनस gt? माइनस gt इस वजह से है कि हम ये कहेंगे कि वो जो जब हम हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल में तो कंपोनेंट बिल्कुल सेम रहता है, लेकिन जब हम वर्टिकल की बात करते हैं तो वर्टिकल होता है एक्सेलरेटेड मोशन। और एक्सेलरेटेड मोशन में जब हम v निकालते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? v इज इक्वल टू होता है u प्लस at, इस तरह से। अब जो ये u है तो वर्टिकल की साइड में कितना कंपोनेंट है? वर्टिकल की साइड में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u sin थीटा। जब चीज नीचे से ऊपर की तरफ जाती है तो a की वैल्यू माइनस जी लेते हैं, तो a की जगह आ जाएगा माइनस जी और t तो d रहेगा, तो u sin थीटा माइनस जी टी। vy की वैल्यू हो गई u sin थीटा माइनस जी टी। ठीक है, द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट पॉइंट p इज, तो पॉइंट p पर मैं रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकालूंगा? हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर करो, वर्टिकल वाली वेलोसिटी का स्क्वायर करो और दोनों का स्क्वायर रूट ले लो। हमारी दो वेलोसिटीज़ होती है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, तो हम उन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते हैं। तो रिजल्टेंट किस तरह से लिया जाएगा? देखिए, आप इनकी वैल्यू डालिए, एक्सपेंड करिए। तो v इज इक्वल टू vx का स्क्वायर यानी कि u cos थीटा का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर मतलब u sin थीटा माइनस gt का स्क्वायर। ये हो गया, ठीक है। अब आप इसको एक्सपेंड करके देख लो तो भाई v कितना हो जाएगा? अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया? u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 2 इंटू u sin थीटा इंटू gt। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab ये लगा दिया। उसके बाद v इज इक्वल टू देखिए u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। u स्क्वायर कॉमन ले लो, u स्क्वायर कॉमन ले लो। और ये चीज़ आप में से सब बच्चे जानते होंगे, बायो वाले भी बच्चों को पता होगा कि भाई cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। अच्छा, और ये हो गया प्लस का g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u sin थीटा इंटू gt, ठीक है। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। v इज इक्वल टू अंडर रूट u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u g t sin, है ना। g और t को पहले लिख दिया u के साथ। तो वही आप देख लीजिए कि v इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2u g t sin थीटा। ये आपका दे रखा है पेज नंबर 48। उसके बाद इन्होंने बोला if the velocity v makes an angle beta with the horizontal, तो जब हमें डायरेक्शन निकालनी होती है तो हम tan बीटा निकालते हैं। तो वो tan बीटा कैसे निकाला जाता है? जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है डिवाइडेड बाई हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट। तो डायरेक्शन निकालने के लिए सिर्फ ये करा जाता है कि आप tan बीटा निकाल देते हैं एंड दैट इज vy अपॉन vx। तो ये vy अपॉन vx होता है और ये आप सीधा सीधा लिख देंगे u sin थीटा माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा। माइनस जी टी अपॉन u cos थीटा, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, चले आगे, क्लियर। अच्छा जी, अब इसके बाद जरा देखेंगे वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड पॉइंट। एट द एंड पॉइंट, जब बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पर जब बॉल को हमने फेंका और फेंकने के बाद जब बॉल वापस आकर गिरती है, एंड पॉइंट पर गिरती है, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, ठीक है। वो हमको कैलकुलेट करना है।
सर हाँ जी बोलिए। सर एंड पॉइंट का मतलब गिरने से पहले उसको गिर रहा है उसको। जिस टाइम वो गिर रही है ना, जिस टाइम वो गिर रही है, तो वो बोल रहे हैं कि भाई वेलोसिटी आपको निकालनी है प्रोजेक्टाइल की एट द एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट का मतलब क्या है कि एक तो हो गई फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब जिस टाइम वो गिर चुकी है तब। ओके सर। समझ रहे हैं? अच्छा देखो ऐसा है कि इसका बॉल जो है या कोई भी पत्थर भी है या कोई भी चीज़ है वो रिबाउंड जरूर करेगा, वो रिबाउंड जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि वो गिरकर सीधा चिपक गया। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ से हमने बॉल को फेंका और ये जो स्ट्राइक करा है इसने, है ना, उस टाइम उसकी वेलोसिटी वो, ठीक है। तो जरा देखिएगा, और इसमें होता क्या है कि जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है ना बॉल को, और जब किसी एंगल पर आप फेंक रहे हैं तो जिस वेलोसिटी से आपने फेंका है वो उसी वेलोसिटी से जाकर गिरेगी, उसी वेलोसिटी से गिरेगी। फॉर एग्जांपल आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाकर गिरेगी। उस चीज़ को प्रूव करते हैं। वो बोल रहे हैं एट द एंड ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, और एट द एंड ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टी कितना हो गया, टी एफ, और ये कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी हो गया है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाला था। तो छोटे छोटे 2-3 डेरिवेशन थे, कर चुके थे हम कैलकुलेट। 2u साइन थीटा अपॉन जी, सो द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज, तो जो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, तो उस रिजल्टेंट वेलोसिटी को जैसे हमने यहाँ पर निकाला है, आप टी की जगह पर 2u साइन थीटा अपॉन जी सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ठीक है। Therefore, रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसे निकलेगी कि v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब जी स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, टी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है जी स्क्वायर के साथ में। तो आप क्या करेंगे, आप इसमें 2u साइन थीटा अपॉन जी का स्क्वायर आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद है माइनस 2u जी टी साइन थीटा, 2u जी टी, तो g एज इट इज और t कितना है, 2u साइन थीटा अपॉन जी इंटू साइन थीटा। अब g से g कट गया, v डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कट गया, क्या बचा यहाँ पर 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और सेम यहाँ पर बच रहा है माइनस का 2u इंटू 2u 4u स्क्वायर साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो माइनस का 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो बहुत आसान हो गया। तो प्लस का 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा केवल u स्क्वायर। v डैश इज इक्वल टू u स्क्वायर का अंडर रूट, और u स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा u। इसका मतलब जिस वेलोसिटी के साथ में बॉल को फेंका जाता है वो बॉल उसी वेलोसिटी से फाइनली जाकर गिरती है, ठीक है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भाई अब आप एंगल निकालिए, तो एंगल निकाल लेते हैं। जब हमने वेलोसिटी निकाली उसकी एट द एंड पॉइंट, ठीक है, तो हम उसका एंगल भी निकालेंगे कि किस एंगल पर स्ट्राइक करती है। तो भाई एंगल भी वही निकलेगा जिस एंगल से फेंका गया था उसी एंगल पर जाकर स्ट्राइक करती है, तो वो निकाल दीजिए। tan बीटा इज इक्वल टू u sin theta minus gt on u cos theta। tan बीटा इज इक्वल टू u sin theta माइनस g, और फिर t की जगह डाल दीजिए 2u sin theta अपॉन g।
थीटा अपॉन जी, जी से जी कैंसिल आउट हो गया, अपॉन यू कॉस थीटा, ये हो गया। अब देखिएगा u sin थीटा माइनस 2u sin थीटा, तो क्या हो जाएगा माइनस का u sin थीटा, माइनस का u sin थीटा अपॉन u cos थीटा, u से u कट गया, माइनस tan थीटा, ठीक है। और tan माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, tan माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, तो इसको माइनस को अंदर ले जाया जा सकता है, इसको tan बीटा ऐसे लिखा और इस माइनस को अंदर ले गए, ये बन गया tan माइनस थीटा, इधर भी tan इधर भी tan, तो इसका मतलब बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस थीटा। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए आपने 45 डिग्री के एंगल से उसको प्रोजेक्ट करा, तो जिस तरफ जैसे यहाँ पर ये वाला एंगल 45 डिग्री है ना, तो ये वाला एंगल भी 45 ही बनेगा, पर क्योंकि ये एंगल आप कैसा बना रहे हैं क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला एंगल कैसा बन रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब डायरेक्शन दोनों एंगल्स की अलग है, ये इधर को खुल रहा है और ये एंगल इधर को खुल रहा है, इसलिए इसको -45 बोल दिया जाता है। जो एंगल हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ना, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे उल्टी डायरेक्शन में चल रही है, घड़ी कैसे चलती है ऐसे 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 ऐसे, घड़ी ऐसे चलती है इस तरह से, ठीक। तो ये एंगल लेकिन हम इस तरह से मेजर कर रहे हैं 45 डिग्री, तो ये एंटी क्लॉकवाइज को तो पॉजिटिव एंगल लिया जाता है, और ये वाला एंगल कैसे मेजर कर रहे हैं हम उस तरह से जिस तरह से घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाले एंगल को नेगेटिव लिया जाता है, तो इस वजह से वो माइनस थीटा। समझ गए भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, शुभ, कौस्तव, यस सर, वत्सल, उदय, आयुषी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो नोट करके लास्ट में लिखा है दस इन प्रोजेक्टाइल मोशन अ बॉडी रिटर्न्स टू द ग्राउंड एट द सेम एंगल एंड विद द सेम स्पीड एट विच इट वाज प्रोजेक्टेड, मतलब जिस सेम एंगल, जिस एंगल पर उसको फेंका गया था उसी एंगल पर वो गिरती है, उसी वेलोसिटी से वो गिरती है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा इसमें ना ये छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, में एक बार बता देता हूँ देखकर कि ये सिलेबस में है या नहीं, मैंने आपको बुक पर डाला था इसमें सर्कुलर मोशन, हाँ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट टॉपिक है इसका, ये है सिलेबस में, तो ये करना है। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है ना थोड़ा सा ही है, इसमें जो ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को करना है वो रोटेशनल मोशन वाला अलग से चैप्टर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, उसमें है। तो अब आप सिर्फ इतना ही करना है जितना मैंने इसमें नोट्स में दे रखा है, बस इतना ही करना है। पेज नंबर 50 पर है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि इफ अ पार्टिकल moves along the circular path with a constant speed, that is it covers equal distances along the circumference of the circle in equal intervals of time, then its motion is said to be a uniform circular motion. इसके मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है अगर कोई सेम स्पीड पर लगातार किसी सर्कुलर पाथ में ऐसे गोल 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 घूम रहा है, तो उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। एग्जाम्पल, मोशन ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक, तो सेकंड्स वाली जो सुई होती है, जो सेकंड वाली जो नीडल होती है, तो वो लगातार एक सी ही स्पीड से टिक 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 करके घूमती रहती है, तो हम बोलेंगे उसका मोशन क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। लेकिन इस मोशन को हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है, क्योंकि हर इंस्टेंट पर उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल रही होती है, ये पता है, ये चीज़ तो पता है। सेकंड है मोशन ऑफ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ व्हील रोटेटिंग यूनिफॉर्म। रिम क्या होता है, जैसे साइकिल है, तो साइकिल का जो व्हील है, तो व्हील जिस पूरा वो स्ट्रक्चर पर चढ़ा हुआ होता है उसको हम रिम बोल देते हैं। तो रिम पर भी अगर हमने कोई पॉइंट मार्क कर रखा है, तो वो पॉइंट लगातार ऐसे घूमता हुआ हमको नज़र आएगा, ठीक है। तो वो पॉइंट, हाँ रिम ये ऐसे होता है, साइकिल का जो व्हील होता है ना, उसमें जैसे ये ऐसे स्पोक्स लगे रहते हैं, तो ये लोहे का होता है, लोहे का या स्टील का, जिस भी चीज़ का बना हुआ होता है, और इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर व्हील जो है वो चढ़ा हुआ होता है,
ये व्हील है। तो अंदर का जो ये स्ट्रक्चर है, ये जो फ्रेम है आयरन का या किसी भी मेटल का, दिस इज कॉल्ड रिम, इसको रिम बोलते हैं। जैसे कार भी होती है तो कार का जो व्हील होता है तो उसके बीच में वो लोहे का गोल ड्रम होता है ना, दैट इज कॉल्ड रिम, उसको रिम बोलते हैं। तो इस रिम पर अगर मान लीजिए मैंने कहीं पर भी यहाँ पर कोई एक निशान ऐसे लगा रखा है या कोई चीज़ बांध रखी है, तो मैं लगातार देखूंगा इसका मोशन भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, बस ये। उसके बाद अगला टॉपिक इसमें है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, यूनिफॉर्म भी बोल रहे हैं और एक्सेलरेटेड भी बोल रहे हैं, उसका रीज़न यही है कि हर इंस्टेंट पर उसकी जो है डायरेक्शन, स्पीड की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है। अगर इस इंस्टेंट पर देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन ऐसे है, अगर यही घूमकर यहाँ पर पहुँच गया तो इस इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो हर इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन चेंज होती है। मैं फटाफट पढ़ रहा हूँ उसको। In uniform circular motion, the speed of the body remains the same, but the direction of motion changes at every point. हर पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होता है। Figure shows the different velocity vectors at different positions of the particle. At each position, the velocity vector v vector is perpendicular to the radius vector r vector. Thus, the velocity of the body changes continuously due to the continuous change in the direction of motion of the body. As the rate of change of velocity is acceleration, so a uniform circular motion is an accelerated motion. ये जो डायग्राम बनाकर दिखाया गया है, ये क्या है? तो ये देखिएगा, इसमें ऐसा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का पाथ दिखा दिया गया कि ये तो उसका पाथ है, और सर्कुलर मोशन उसको कहेंगे क्यों, क्योंकि उसका रेडियस हमेशा सेम रहेगा। तो एक तरफ इधर दिखा दिया रेडियस वेक्टर आर वेक्टर, तो इस पॉइंट पर अगर वेलोसिटी देखें उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये टेंजेंशियल वी वेक्टर। ऐसे ही अगर मान लीजिए इस तरफ बनाया रेडियस वेक्टर, तो इस तरफ अगर डायरेक्शन देखें तो इस तरफ उसका टेंजेंशियल डायरेक्शन ये हो जाएगा वेलोसिटी। और इसी तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए, ये हमारा रेडियस का वेक्टर है, तो इस तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे होगा। तो हर इंस्टेंट पर लगातार इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का वैल्यू भले ही सेम हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि भाई वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब इसके बाद जो अगला है ना आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी वगैरह, ये थोड़े से आपके 2-4 टॉपिक्स बच रहे हैं। ये मैं आपको कल की क्लास में स्टार्ट करवा कर और कल फिर मैं अगला चैप्टर भी स्टार्ट करा दूँगा, लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। और इस चैप्टर में और कुछ नहीं है, तो आज इतना ही कर लीजिए। हाँ ठीक है, देखता हूँ। अच्छा उस दिन भेजा था, ठीक है, ये कल ही करवा दूँ कल की क्लास में, है ना। कल की क्लास में करवा दूँगा और आज आपको वो भेज दूँगा यूनिट्स वाले जो है। तो अभी 10:30 बजे क्लास खत्म होगी, तब मैं भेज दूँगा। अभी एक क्लास होगी। अच्छा, कौन सा वाला? अच्छा, वो भी आ रहा है, लॉज ऑफ मोशन भी आ रहा है। मंडे मतलब यही परसों से अगले दिन। अच्छा, क्या करूँ?